लिए। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप बांग्ला में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। फील्ड से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड कुछ भी आपकी समस्या हो। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, मस्टिक फैक्ट। मतलब ऐसे तो हम एआई करते हैं, कंसेप्शन हमें कम आता है ज़्यादा आता है, हम उसी से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा जो कंसेप्शन है एआई का मास्टाइटिस की वजह से भी वो डिस्टर्ब होता है, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस पर नहीं जाता। हम एआई करने जाते हैं तो हम किसान से क्या पूछते हैं कि कब से हीट पे आई है, कब से गर्मी पे आई है, कितनी बार इसकी एआई हो चुकी है ना, इसने बच्चा कब दिया था, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। हम कभी नहीं पूछते कि इसको मास्टाइटिस कब हुआ था, है ना, तो नहीं पूछते हम कभी। तो आज मेरा मेन मोटो यही है कि आपको बताऊं कि मास्टाइटिस की वजह से भी कभी कभी आपका कंसेप्शन नहीं हो पाता। आपको सब कुछ लगता सही, हमने सही समय पे एआई किया, अच्छे सीवन से एआई किया, फिर भी एनिमल फेल कर जाता है, नेक्स्ट साइकिल फिर रिपीट कर जाता है। तो उसका एक रीजन होगा मास्टाइटिस। कैसे होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो अपना देश जो भारत है मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन पर कैपिटा अगर देखा जाए कि एक एनिमल कितना दूध देता है तो बहुत कम है। एवरेज एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन काफी कम है। इसके लिए 2 समस्याएं अपने देश में सबसे ज्यादा है, एक मास्टाइटिस थनैला और इनफर्टिलिटी। किसान पशु को 2 रीजन से रखता है, 2 कारण से रखता है। एक तो प्रोडक्शन लेना, उससे दूध का प्रोडक्शन लेना, दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए, तो बच्चा आएगा, अगली जनरेशन फिर आएगी, फिर वो प्रॉफिटेबल होगा उसका बिजनेस। अच्छा, बता सकते हैं मास्टाइटिस में जो है सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज में होता है? किसी गाय को अगर मास्टाइटिस हो गया कोई बताएगा? जी, तो जैसे किसान को क्या लगता है, हम सभी जनरली यही सोचते हैं कि मतलब मास्टाइटिस हो गया, अभी डॉक्टर को हम बुलाएंगे, दवा लगाएंगे, दवा का खर्चा आएगा, डॉक्टर की फीस आएगी, यही समझते हैं। इस सबसे ज्यादा मास्टाइटिस में जो खर्च आता है, कहा गया सबसे ज्यादा कॉस्टली डिजीज है, सबसे ज्यादा खर्चे वाली बीमारी है। इसलिए नहीं कि डॉक्टर की फीस और मेडिसिन, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ सबसे ज्यादा जो इसमें लॉस होता है मिल्क प्रोडक्शन का होता है। ऐसा एक सर्वे है मास्टाइटिस के ऊपर, जो एजेंसी उन्होंने सर्वे किया कि किसी एनिमल को अगर थनैला हो गया, मास्टाइटिस हो गया और 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक उसको मास्टाइटिस ठीक नहीं हुआ, तो 12.5% उसका दूध घट जाएगा। पूरे ब्यात में अपने जितना दूध देती हो, 10 महीने जनरली हम दूध लेते हैं बच्चा देने के बाद, 10 महीने जितना दूध देती है उसका 12.5% मिल्क उसका घट जाएगा पूरा। जैसे कोई गाय 10 लीटर दूध देने वाली है तो 10 महीने मतलब 300 दिन में 3000 लीटर दूध देती पूरे ब्यात में। उसको थनैला हो गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं ठीक हुआ, तो उसकी वजह से ग्रंथियां जो है डैमेज हो जाती हैं, मिल्क प्रोडक्शन 12.5% घट जाएगा। तो 3000 लीटर दूध देती होगा, अगर स्वस्थ रहती 12.5% घट के कितना, 12.5% देखे तो लगभग 375 लीटर दूध हो पूरे ब्यात में कम दे रही है। अगर उसकी कॉस्ट देखें हम, कलेक्ट कर देते हैं कि 12.5% उसका दूध घट जाएगा पूरे ब्यात में। तो अभी मैंने जो कैलकुलेट किया, इससे है कि गाय का अगर एक बार मास्टाइटिस हो गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक मास्टाइटिस रह गया उसमें, तो लगभग 375 लीटर दूध उसका घट जाएगा। जो 10 लीटर दूध देने वाली गाय है, 375 अगर यहाँ के रेट से 22 लीटर 24 लीटर रुपए लीटर है, तभी कम से कम 8000 रुपए का दूध आएगा। या जहाँ पे 30 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, वहाँ से लगभग 11,500 रुपए आएगा। एक बार मास्टाइटिस हुआ, टाइमली ठीक नहीं हुआ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रह गया, तो उस एनिमल में दूध की वजह से केवल 10 से 11,000 रुपए का लॉस हो जाता है, केवल मिल्क से। किसान को क्या लगता है कि हम डॉक्टर साहब को बुलाए थे, उन्होंने ट्रीटमेंट है ना, तो कंसीव कर जाती, सब कुछ सही रहता तो समय से बच्चा दे देती। लेकिन अगर हमने 21 दिन बाद कंसेप्शन मिला, 21 दिन बाद वो बच्चा देगी, 21 दिन बाद दूध देना भी शुरू करेगी। उसी तरह से इसका भी जो कैलकुलेशन किया गया, केवल दूध से ही 8 से 10,000 रुपए का उसका नुकसान हो जाता है। बाकी हम गाय को खाना भी खिला रहे हैं, उसके हम खुद अपने मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ में बिजली पानी खर्च हो रहा है, तो देखा गया कि 16,000 रुपए का लॉस होता है अगर ये गाय 1 साइकिल केवल मिस करती है तो यही मेरा कहना था कि सबसे ज्यादा। और मैंने कहा कि मास्टाइटिस की वजह से भी कभी कभी हमारा एआई पे फर्क पड़ता है। एक अभी मैं बताऊंगा किस तरह से फर्क पड़ता है, उस पर चलेंगे। ऐसा देखा कि जिस एनिमल को मास्टाइटिस वगैरह हीट पे आती है तो देरी से हीट के सिम्टम्स शो करती है, हीट के लक्षण उस गाय में देरी से आते हैं, और ओवुलेशन भी जो अंडा निकलना भी उसमें देरी से हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कैसे हो जाता है। या कंसेप्शन की बात करें, यदि किसी एनिमल को कोई बीमारी नहीं है, मास्टाइटिस नहीं है, उसमें कंसेप्शन लगभग 39% मिलेगा। एक डाटा है किसी एक ग्रुप ऑफ एनिमल के लिए अपने यहाँ वेरी कर सकता है। जब किसी गाय को मास्टाइटिस वगैरह हो गया है तो उसमें कंसेप्शन घट जाता है 32.9, मतलब 8 से 10%
कंसेप्शन घट जाता है केवल मास्टाइटिस की वजह से। और जैसे एआई के बाद एआई के 45 दिन के भीतर अगर किसी गाय को थनैला हो जाता है तो उसमें देखा गया कि 2.7% जो है एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या हम कहें एम्ब्रियोनिक डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे होता है इस पर मैं आऊँगा अगली स्लाइड में। जैसे किसी एनिमल को मास्टाइटिस हुआ, मास्टाइटिस क्या है? अडर का सूजन है, थन में सूजन आ जाना उसे मास्टाइटिस कहते हैं। मास्टाइटिस होता कैसे? बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन निकालती है, एक इंडोटॉक्सिन दूसरा ल्यूकोटॉक्सिन। बैक्टीरिया जहाँ पे रहेगी वो सेल्स को डैमेज भी करेगी, उसको खत्म भी करेगी, धीरे धीरे मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ग्रंथियाँ हैं उनको डैमेज भी करती है, साथ साथ टॉक्सिन भी निकालती है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से अडर में सूजन आ जाती है, पूरे अडर में सूजन आ जाती है। जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा या सूजन होगा कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कहते हैं। जहाँ कहीं भी बॉडी में सूजन होगी कुछ केमिकल निकलते हैं। इसके पहले एक चीज मैं और बताऊंगा, रिप्रोडक्शन की जो हम बात करते हैं, कंसेप्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन एक लग्जरी प्रोसेस है। साइंस में ऐसा कहा गया कि रिप्रोडक्शन एक लग्जरी प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि अगर किसी की मतलब शादी नहीं हुई तो मर नहीं जाता है, यानी मतलब रिप्रोडक्शन कोई जरूरी चीज नहीं है शरीर के लिए, नहीं होगा तब भी आदमी जिंदा रहेगा या गाय तब भी जीवित रहेगी। तो जैसे हमारे पास अभी जरूरत क्या, फील्ड प्रैक्टिस के लिए हमें बाइक चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यदि हमारे पास पैसा ज्यादा हो गया तो हमने कार ले ली अपनी, तो बाइक जो हमारी मोटरसाइकिल हमारी नीड है, हमारी जरूरत है, कार क्या है? हमारी लग्जरी है। अभी हमारे पास पैसा तब तो हम कार से भी चल लेंगे, कल को कोई समस्या हमारे ऊपर आ जाए, प्रोडक्शन को अपने रोक देता है। कैसे रोकता है? मैंने कहा मास्टाइटिस हुआ, बैक्टीरिया ने टॉक्सिन निकाला, वहां पे अडर में पूरी सूजन आ गई। इसके बाद कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से। केमिकल होते हैं तो बॉडी को ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ तो कुछ गलत हो गया, ब्लड में उसके टॉक्सिन्स वगैरह घूमने लगते हैं। तो बॉडी क्या करती है? सबसे पहले इसने रिप्रोडक्शन को रोकना है, क्योंकि उसकी वो लग्जरी प्रोसेस है। तो जीएनआरएच हार्मोन आप जानते होंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफएसएच और एलएच दो हार्मोन निकलता है, जिसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल बनने का उसका ओवुलेशन होता है, बाहर निकलता है। तो सबसे पहले यदि मास्टाइटिस हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो शरीर में जीएनआरएच का सिक्रीशन घट जाता है। इसीलिए कि रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी नहीं जीने के लिए, तो सर बॉडी क्या सोचती है उसको हम रोक देते हैं, बाकी हम चीज़ों में रिकवरी करते हैं। तो जीएनआरएच घट जाएगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट देरी से होगा। डेवलपमेंट अगर हो जाएगा उसका अंडा भी देरी से निकलेगा। जो हम ओवुलेशन की बात करते हैं, हीट खत्म होने के 12 घंटे बाद ओवुलेशन होता है, उस क्रिया में वह डिले हो जाएगा। हमारा ध्यान कभी इस चीज़ पे नहीं जाता, हम तो हमें लगता है केवल मास्टाइटिस ही हुआ है इसको, कहीं ना कहीं इसका रिप्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक तो हो गया हार्मोन रिलीज कम हो जाता है मास्टाइटिस में। जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा कुछ बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई है, कोलीफॉर्म मास्टाइटिस होता है, जिसमें बैक्टीरिया अडर में तो रहती है, पूरे शरीर में फैल जाती है, तो एनिमल का बुखार भी आ जाता है। कभी भी एनिमल को फीवर आएगा, एनिमल खाना पीना कम कर देता है, तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। होता क्या उसके बाद स्ट्रेस में जब भी कोई पशु आएगा कि स्ट्रेस हार्मोन होता है कोर्टिसोल, ये रिलीज होता है, ये निकलता है। जैसे आप जानते हो कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन या प्रेडनिसोन स्टेरॉयड है, ये सब प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। जब भी कोई पशु स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा, तो कोर्टिसोल निकलता है, ये भी एक स्टेरॉयड हार्मोन है, इससे भी एबॉर्शन होता है। कोर्टिसोल है भी जाके कार्पस लूटियम को ब्रेक कर देता है, सीएल जो प्रोजेस्टेरॉन निकालती है। कोर्टिसोल रिलीज होगा, मास्टाइटिस की वजह से ये भी ल्यूटियोलाइसिस कर देता है, सीएल को तोड़ देता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो क्या होता है, कंसेप्शन का फेलियर हो जाता है, या फिर एबॉर्शन या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाता है। एक चीज और होता है, कहीं पे इन्फ्लामेशन होता है तो पीजीएफ2 अल्फा भी रिलीज होता है। पीजीएफ2 अल्फा ई होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन से थोड़ा अलग है, लेकिन नेचर इसका मैच करता है, जो कि हम लोग सीएल तोड़ने के लिए इंजेक्शन यूज करते हैं। कभी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो वहां से भी ये रिलीज होता है, ये भी एक तरह का केमिकल मीडिएटर है इसका, इसकी वजह से भी ल्यूटियोलाइसिस होती है। तो कहीं ना कहीं मास्टाइटिस की वजह से जो है हमारे रिप्रोडक्शन पे सीधा फर्क पड़ रहा है। जैसे कि हार्मोन का कम निकलना, जिससे फॉलिकल का डेवलपमेंट देरी से होता है ओवरी के ऊपर, या फिर ओवुलेशन नहीं होना, या फिर अगर कंसेप्शन भी हो गया तो वहाँ पे ल्यूटियोलाइसिस हो जाती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी हो जाती है।
इसमें कुछ आप बताना चाहेंगे मतलब? আচ্ছা বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ, তোমার কোনো ডাউট নেই তো? আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে, ম্যাস্টাইটিস হলে এন্ডোটক্সিন অ্যান্ড লিপোটক্সিন এই যে জিনিসটা বেরোচ্ছে শরীরে, এটা কি করছে, ইনফ্লামেশনের শরীরে তৈরি করছে, এবং এই ইনফ্লামেশন মিডিয়েটার একটা এই কেমিক্যালটা বেরোচ্ছে। বেরোনোর পরে এই কি করছে, এই জিএনআরএইচ যেটা আমাদের যে হরমোন এফএসএইচ আর এলএইচ, এই মানে মেকানিজমটা মনে হয় আগের দিন আমি আলোচনা করেছিলাম। একটা হচ্ছে জিএনআরএইচ থেকে এফএসএইচ বেরিয়ে আসে, এসে একটা ফলিকুলকে ম্যাচিওর করে, আর তারপরে এলএইচ বেরিয়ে এসে ওটাকে ওভুলেশন করে। তো জিএনআরএইচ কি, যখনই জিএনআরএইচ সিক্রেশন লো হয়ে যাচ্ছে, তখন তাহলে দুটোর উপরই এফেক্ট করছে, তাহলে আমাদের ওভুলেশনের উপর এফেক্ট করছে। তার মানে আমাদের ম্যাস্টাইটিস হওয়া মানে আমরা কিন্তু শুধু ম্যাস্টাইটিসের চিন্তাটাই করি, আমরা কিন্তু কখনো ভাবি না যে গরুটার ম্যাস্টাইটিস হয়েছিল বলে তবেই কিন্তু এটা ইনফার্টিলিটি সমস্যা আছে। এই কারণে এই সব একবার কারণটা, বেসিক কারণটা বলছি। এবং সবচেয়ে বড় কথা কি, হাই ফিভার যখনই হয় তখনই কর্টিসল রিলিজ। কর্টিসল একটা স্ট্রেস হরমোন, যেটা শরীরে দেখবেন আমাদের মানুষের যেরকম খুব জ্বরে দেখবেন কদিন একবার দুর্বল করে দেয়। এই কর্টিসল যত সিক্রেশন বাড়ে তত মানুষকে দুর্বল করে দিয়ে, সেরকম গরু ক্ষেত্রেও তাই, ঠিক আছে? এবার হাই পিজিএফ আলফা হচ্ছে, সেখানে কনসেপশন রেট বা অ্যাবর্শন আপনার চান্সেস অনেক বেড়ে যায়। এটা হচ্ছে একবার মোদ্দা আর কি, বাংলাতে যেটা বলি। तो अभी हमने देखा कि मास्टाइटिस की वजह से रिप्रोडक्शन पे कैसे फर्क पड़ता है। अब एक चीज को हम समझेंगे, यदि एआई करने से आपने पहले थाने लाओ, कभी आप एआई करने जा रहे हैं, अभी हमने जान लिया कि मास्टाइटिस की वजह से भी हमारे एआई पे फर्क पड़ने जा रहा है। अभी एक हमारे तरफ से होना चाहिए, कभी भी हम एआई करने जाते हैं फार्मर के यहाँ, तो एक बार हम हिस्ट्री ले लेते हैं मास्टाइटिस के बारे में। यदि एआई के पहले जो है मास्टाइटिस हो गया किसी एनिमल को, देखिए जब भी एनिमल हीट पे आता है, पशु हीट पे 21 दिन पे आता है, दोनों तरफ ओवरी रहती है, ओवरी के ऊपर एक फॉलिकल बनता है, फॉलिकल बनता है। जब फॉलिकल जिस दिन पूरी तरह से सबसे मेच्योर हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है, तो फॉलिकल की बाहरी सतह से हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। फुल्ली मेच्योर फॉलिकल हो गया, आखिरी दिन आ गया, 21वां दिन मेच्योर हो गया, तो एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, किसान को पता चलता है कि हमारा पशु आज हीट पे है। जैसे सर्व डिस्चार्ज आना बच्चेदानी से, या फिर एनिमल का दूसरे एनिमल के ऊपर चढ़ना, ठीक है, बच्चेदानी में क्लोन आ जाना, ठीक है, डिसीजन लेते हैं हमें यही करना है आपके जानवर में। लेकिन मास्टाइटिस की हिस्ट्री मिलती है, किसान बताता है थनैला भी अभी इसको हुआ है या हुआ था, तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए। हो सकता है इसमें अंडा देरी से निकले, ओवुलेशन लेट हो, तो उसके लिए बचाव हम क्या कर सकते हैं, उनको एक सजेशन दे सकते हैं कि एक हार्मोन हम उसको लगाएंगे जो कि ओवुलेशन को टाइम से करा देगा, क्योंकि आपके एनिमल में ये समस्या हो सकती है। उसी के लिए रिसेप्टाल हार्मोन आता है, जो कि एक नेचुरल एनालॉग है जीएनआरएच हार्मोन, जो शरीर नेचुरल निकालती है, बिल्कुल उसका हूबहू कॉपी है। रिसेप्टाल आप लोग जानते भी होंगे, सबसे पुराना जीएनआरएच हार्मोन है। इसको आप एआई के समय पे लगा सकते हैं 2.5 ml ओनली, ऐसे केसेस में। कई बार आप लोग रिपीट ब्रीडर में लगाते, जो एनिमल नहीं कंसीव कर रहा, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, उसमें भी आप लोग हार्मोन लगाते, यही मान के हो सकता है डेली डोलेशन हो रहा हो, तो वहाँ तो बिल्कुल जरूरी है। लेकिन ये भी अगर मास्टाइटिस वगैरह केसेस है, यहाँ भी आपको एक बार सोचना चाहिए कि यहाँ भी हार्मोन की जरूरत है। भले हम पहली बार एआई करने गए हैं, क्योंकि एक एआई अगर मिस होगी तो 16,000 का लॉस होगा किसान का। तो इसके लिए बचाव यही है कि अगर इस तरह की मिलती, तो आप एआई जनरली हम हीट पे आने के 12 से 16 घंटे में करते हैं, उसी समय आप 2.5 ml रिसेप्टाल उसको दे दे जीएनआरएच, जो कि है एक टाइमली ओवुलेशन करा देगा और कंसेप्शन को इंश्योर करेगा। আপনারা ধরুন এআই করতে গেছেন, আপনি এইটা আজ থেকে মাথায় নিয়ে নিন করতে, যে আমরা জিজ্ঞেস করবো যেমন কখন গরু এটে এসছে কি এসছে, যেমন জিজ্ঞেস করি বাগানে, আমরা এটাও সাথে জিজ্ঞেস করবো যে গরুটার বাগানে কোনো রোগ হয়েছিল, ম্যাস্টাইটিস হয়েছিল কিনা, বা কোনো সময় হয়েছিল, আগের পিরিয়ডে হয়েছিল। যদি এরকম কোনো কেস হিস্ট্রি থাকে, সেখানে একবারে চোখ বন্ধ করে 2.5 ml রিসেপ্টাল দিয়ে করুন, তাতে আপনার এই যে সমস্যাগুলো উনি বলেন, এই সমস্যাগুলো থেকে আপনারা রেহাই পাবেন। এবং সেটা করতে হবে কখন?
রিসেন্টারটা করবেন আপনি যখন এআই করছেন তার আগে মানে কতক্ষণ মানে কি আগে এটা বলতো 6 ঘন্টা, বাট এখন নিউ সায়েন্স বলছে 6 ঘন্টা কিছু। তার কারণ হচ্ছে রিসেন্টারটা দেওয়ার সাথে সাথে তো আপনি সিমেন্টে দেওয়ার সাথে সাথে একসাথে মিলে যাচ্ছে না, এটাতে মিলতে জায়গোট ফর্ম হতে প্রায় 6 ঘন্টা সময় লাগছে, এটা দুজনের সাথে মিলতে ওভা এবং এটা ততক্ষণকে রিসেপ্টর আপনার কাজ করে যাবে। এবার 2-10 মিনিট কেন দেরি করতে বলি, ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে একটা ইরিটেশন থাকে, ইরিটেশন সেই সময় যখন ইরিটেশনের সময় যদি আমি সিমেন্ট দিই সেই জন্য 2-10 মিনিট আপনি ওটা দিয়ে দেবেন, দিয়ে এবার একটু ওই পার্টিকুলার জল গরম করো স্টপ এ করার জন্য, ওই করতে করতে 10-20 মিনিট পরে আপনি এআইটা করে আসুন। 10 থেকে 20 মিনিট ওই ইঞ্জেকশনের ইরিটেশনটা কমানোর জন্য, আর অন্য কিছু। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে সায়েন্স। तो इससे बचने के लिए आप रिसेप्टर लगा सकते हैं 2.5 वोल्ट। किसी को कोई बता सकता है 2.5 वोल्ट की कॉस्ट कितनी आती है रिसेप्टर की? 250 285 लेकिन एमएसडी है, हम एज ए कंपनी इसको करीब 16,000 रुपये का इंजेक्शन मानते हैं इसे, क्योंकि ये हार्मोन लगाने से अगर एनिमल में कंसेप्शन मिल जा रहा है इस हार्मोन की वजह से, तो किसान का 16,000 रुपये का लॉस बच जा रहा है। 21 दिन पहले बच्चा देगी हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हमेशा कोल्ड चेन में रखा जाता है 2 to 8 डिग्री। इस पर लिखा रहता है 2 से 8 डिग्री पे इसको स्टोरेज करें तो इसकी बढ़िया क्वालिटी बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए जर्मनी से प्रोडक्ट जब भी चलता है इस पर लिखा रहता है, जर्मनी वाले जब भेजते हैं यहाँ पे तो उनको पता रहता है कोल्ड चेन में रखना है। फ्लाइट में जाता है वहाँ भी पता है, CNF में हमारे आता है, सबको पता है कोल्ड चेन का प्रोडक्ट है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी आपको मिल सके। सबसे पुराना हार्मोन है। इसके अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट्स जेनरिक में और भी मार्केट में आते हैं अदर कंपनी के, उनका कोल्ड चेन नहीं रहता है, लेकिन वो भी लिखे रहते हैं कि स्टोर एट रूम टेम्परेचर। इस प्रोडक्ट को रूम टेम्परेचर पे रखना है उनका जेनरिक। लेकिन रूम टेम्परेचर अगर साइंस की भाषा में देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर माना गया है, कि वो प्रोडक्ट 25 पे ही रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। क्या 25 डिग्री हमेशा रहता टेम्परेचर? नहीं रहता। कभी गर्मी में 45-40 डिग्री टेम्परेचर चाहे रिटेलर के उस पर रखा हुआ है, तो उसकी क्वालिटी हम नहीं कह सकते कितनी बेहतर हो पाती होगी। अगर वो 25 पे रखते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है दे पाते हो। खैर मैं किसी की बात नहीं करूंगा। तो कंपनी इसको 16,000 का प्रोडक्ट मानती है, इसीलिए हम इसका कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। पहला हार्मोन जो कोल्ड चेन में आता है, इसकी क्वालिटी बढ़ी। এটা 16,000 এক মিনিট, 16,000 এই কারণে বলছে, আমি একটু আরো ডিটেলসে বলি। ধরুন আপনার একটা মিস হলো, মানে রিপিট ব্রিডিং হলো 1 মাস, আবার 21 দিন তো গরুটা খাত, ওটা 21 দিন আগে দুধটা চলে আসে। এবার ধরুন এবারে একটা অ্যাভারেজ 16,000 বলা হচ্ছে, কারণ হয়তো পাঞ্জাবের যে গরুটা সেটা ক্ষেত্রে হয়তো 28,000 লস হয়, আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো 12,000। অ্যাভারেজ দেখা গেছে এটা সার্ভে করে যে 16,000 ইন্ডিয়াতে আমাদের অ্যাভারেজ লস হয়। তার কারণ হচ্ছে ওই গরুটাকে বসি খাবার খাওয়াতে হবে, ওষুধপত্র দিতে হবে, তার সাথে এই যে 21 দিনের যে দুধটা যে পেত, সেই 21 দিনের দুধটা পাচ্ছে, এর টোটাল যদি হিসাব করা যায় প্রায় 16,000 টাকা লস। তো সেখানে যদি 250 টাকার একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে আমি যদি ফার্মারটা ভালো করতে পারি, তো এইগুলো হচ্ছে ছোট ছোট আইডিয়া, এইগুলো আপনাদের প্র্যাকটিসে একটু লাগা, দেখবেন অনেক মজা পাবেন, মানে প্র্যাকটিসটা করে আপনারাও ভালো লাগবে। শুধু ওই রোগটা হলেই দেবেন না, অন্য শুধু ম্যাস্টাইটিস হলে তারপরে এটা ইউজ করবে, নাহলে আরো অনেক জায়গা আছে, এটা পার্টিকুলার এই জায়গাটার ক্ষেত্রে বললাম, আরো অনেক জায়গা আছে, বলে দেবো। ओके, तो जैसे कुछ नई चीज हम बताना चाह रहे हैं, बाकी कई जगह आप लोग यूज करते हैं, मैंने बताया ना रिपीट ब्रीडिंग में आप यूज करते हैं। कोई आप एनिमल गए एआई किया, नहीं कंसीव किया, तो नेक्स्ट टाइम आप सोचते हैं कि इसको या तो इन्फेक्शन होगा या हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। डिस्चार्ज आपने देखा बिल्कुल क्लियर है, तो आपको लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि ओवुलेशन में भी देरी से हो रहा हो, आप वहाँ भी यूज करते हैं, वो चीजें आपको पता है। तो कुछ चीज नई हम स्टैटिस से रिलेट कर रहे हैं कि कहीं पे और भी आपको जरूरत इसकी है, लेकिन शायद आपको जानकारी ना हो, उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं और कंसेप्शन का फेलियर होता चला जा रहा है। तो दूसरा इसका हम यूज बताएंगे मास्टाइटिस से रिलेट करके, तो एआई के बाद में अगर उसको मथनैला हो गया या आप मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट करने गए, उसी किसान के यहाँ आपने एआई करके गए थे 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट तो आप करेंगे ही, उसमें भी एम्ब्रियोनिक डेथ हो सकती है।
क्योंकि मास्टाइटिस की वजह से कोर्टिसोल रिलीज होता है जो कि सीएल को ब्रेक कर देता है, कार्पस लुटियम को, जो कि प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा तो भ्रूण जो अर्ली एम्ब्रियो बनता है यूट्रस के भीतर में बच्चेदानी में, उसकी डेथ हो जाती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे? कई बार आप लोग प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन देते हैं, कई लोग एआई के साथ में देते हैं, एआई के 5वें दिन देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन भी एक प्रेगनेंसी को रोकने वाला हार्मोन है, लेकिन इंजेक्शन की उसकी कुछ दिन तक ही काम करता है। जैसे 50 घंटे हाफ लाइफ होती है जो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन आते हैं, या तो आप उसको वीकली रिपीट करते जाएं तब आपका काम सिद्ध हो। उसके अगेंस्ट हम बताएंगे कि एम्ब्रियोनिक डेथ से कैसे बचा जाए, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से कैसे बचा जाए। एम्ब्रियोनिक डेथ सबसे पहले मैं बताऊंगा 2 तरह की होती है। जो अर्ली एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, भ्रूण की डेथ हो जाती है, 2 तरह से होती है। एक कहेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, यानी आपने एआई किया, एआई के 16 दिन के पहले एम्ब्रियो की डेथ होती है, 16 डेज के पहले, तो वो एनिमल अपने साइकिल पे ही रिपीट करता है, मतलब 21वें दिन ही हीट पे आएगा वो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके एम्ब्रियो की डेथ हो गई है या हमारा फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, हमें कुछ आइडिया नहीं लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 21वें दिन एनिमल रिपीट कर रहा हो, उसमें भी एम्ब्रियोनिक डेथ हो रहा हो। जिसमें 16 दिन के बाद एम्ब्रियो की डेथ होती है, वो एनिमल 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन इस तरह से रिपीट करता है। उससे कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि इसमें कंसेप्शन तो हुआ था लेकिन भ्रूण की डेथ हो गई, एम्ब्रियो की डेथ हो गई। ठीक है, इन दोनों चीजों से बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल है इसी रिसेप्टर्स हार्मोन का ही। 2.5 यूज करना है आपको, लेकिन कब यूज करना है? एआई के 11 से 12वें दिन। एआई के 11 से 12वें दिन अगर आप रिसेप्टर्स यूज करते हैं, मतलब कहीं पे मास्टाइटिस का इलाज करने गए, पता चला कि उसको एआई हो रखी, मैं ही करके गया था 4 दिन पहले, उसमें आप वहां पे बता सकते हैं कि मास्टाइटिस हो गया तो चांसेस इसका कम हो गया। आप चाहें तो मैं 11 से 12 दिन एक प्रोटोकॉल है इसमें एआई के, उसको लगा के इसको बचा सकता हूँ। ये क्या करता है? रिसेप्टर एक कार्पस लुटियम और बनाता है ओवरी के ऊपर, और वो प्रोजेस्टेरॉन निकाले जो कि उसको पूरी प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो क्या इसको दोहराइए, मैं साइकिल खोल देता हूं। अब कई बार सवाल आता है, जैसे हम तो बता के चले गए आपको 11 से 12वें दिन, लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए कि क्यों 11 से 12 दिन क्यों आखिर लगवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम अपनी दवा को सेल करने के लिए आपको बता दिए 12वें दिन भी लगा दीजिए, है सर। बीच में एक बार উনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে আর্লি এমব্রিয়নিক ডেথ, এইটা কখন বুঝতে পারবেন? আপনারা বুঝতে পারবেন তখনই যেরকম ম্যাচ, মানে এআই করতে গেলে আপনারা কি কেসটা হয় যে আপনাদের হাতে সময় থাকে না, এত জিজ্ঞেস করে। আর সবচেয়ে আরেকটা হয় কি, আপনারা যার বাড়িতে যাচ্ছেন ট্রিটমেন্ট করতে, সে হলো ওই তো গরমে হয়েছে, ওই ঠিক হ্যাঁ টাইমেই হয়েছে, এরকম করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করুন, কারণ এই অনেক সময় বলে কি ও টাইম রে, হ্যাঁ 21 দিন, 21 দিন ছাড়া আসে বলে, হ্যাঁ কিন্তু 21 দিন ছাড়া হয় না, অনেক সময় 30 দিন 35 দিন আসে, অনেক সময় 25 দিন আসে। সেটা জানবেন জাইগোটটা ফর্ম করেছে, জাইগোটটা ফর্ম করে যাওয়ার পরে ওটা তো প্রোজেস্টেরনের শর্টেজের জন্য ওটা বসে পড়েছে, ওটা পেচ্ছাপের সাথে একটু লাল রক্ত ঢুকবে, তার মানে বাবার ক্ষমতা নেই ওটা দেখে বুঝবে, ওটা সেই কারণে অ্যাবর্শন হয়ে গেছে। সে ভাবছে হ্যাঁ ও তো আন্দাজে, ও তো কোথাও লিখে রাখেনি, ও ভাবছে 25 দিন পরে এসে সেটাকেও বলছে হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু ভালো করে জানেন। এই জায়গাতে রিসেপ্টর আড়াই, এই যে আপনি যে আরো বলছিলেন আর কোন জায়গায় রিসেপ্টর হবে, এখানেও আড়াই রিসেপ্টর হবে। এই 11 থেকে 12 দিনের মাথায় আরেকটা আড়াই, একটা আড়াই দিয়ে ইয়াই করুন, আরেকটা আড়াই 11, ঠিক আছে। अच्छा, कभी आपने सुना है कि जो प्रेग्नेंट, कई बार देखा भी होगा फील्ड में, प्रेग्नेंट एनिमल है और हीट पे आ गया है ना, होता है कि प्रेग्नेंट भी, हमें क्या लगता है कि कहीं बताता किसान ये तो हीट पे आ गई, हम चेक करते हैं देखते हैं प्रेग्नेंट ही रहती है वो, मैक्सिमम प्रेग्नेंट रहती है। तो ऐसा क्यों होता है प्रेग्नेंट एनिमल हीट पे आ जा रहा है? तो और कभी एक चीज़ और है, तो अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, कभी कभी आप ओवरी जब भी पकड़ते होंगे, मान लो हीट पे नहीं आ रही, कुछ भी कारण से आपको ओवरी पकड़ना पड़ा, हाथ आपने डाला, ओवरी पल्पेट किया, ओवरी पे आपको फॉलिकल मिलते होंगे, कुछ बड़े कुछ छोटे मिलते हैं ऐसे फॉलिकल। ये फॉलिकल क्या है? एक फॉलिकल की वेव चलती है हमेशा ओवरी के ऊपर। ओवरी जो भी रहती है उसका छोटे छोटे फॉलिकल बहुत सारे रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं फिर मरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं मरते रहते हैं, मतलब हर 7 से 8 दिन बाद, 9 दिन बाद एक फॉलिकल की वेव उठती, इस तरह से वेव उठेगी, फॉलिकल फिर जाके यहाँ डेथ हो जाएगी, या फिर यहाँ पे कोई हीट पे आया एनिमल, यहाँ पे फॉलिकल की वेव उठी, कई फॉलिकल निकले, एक मैच्योर होते होते इतना बड़ा हो गया, इसको ओवुलेशन हो गया। मान लीजिए आपने यहाँ एआई कर दिया, तभी वेव कभी बंद नहीं होती ओवरी पे, हमेशा इवन एनिमल प्रेग्नेंट है तब भी वेव चलती रहती है।
फिर से 7-8 दिन फिर वेब निकली, फिर हमेशा वेब निकलती। यही कारण है, कभी भी प्रेग्नेंट एनिमल है, किसी एनिमल में फॉलिकल ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। यदि फॉलिकल ग्रो कर गया तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, और एस्ट्रोजन रिलीज करेगा तो हीट के लक्षण पशु देगा। यही कारण है कि प्रेग्नेंट एनिमल कभी कभी हीट के लक्षण देते हैं। तभी मेरा आपको बताने का ये मोटिव था कि हम 11 से 12वें दिन रिसेप्टाल क्यों लगवा रहे हैं एम्ब्रियो की बचने के लिए। यहाँ पे पशु का अपने मान लीजिए यहाँ पे 15वें दिन एक वेब उठी और इसका ओवुलेशन 21वें दिन पशु हीट पे आया, यहाँ पे इसका आपने यही कर दिया। इसके बाद एक बार और वेब उठती है, करीब 9 से 10 दिन पे एक वेब और यहाँ से उठती है। ये उठती ही है, कुछ ना करें तब भी फॉलिकल की वेब चलती रहती है। इसी वेब को हम लोग हीट करते हैं रिसेप्टाल से, जेनरस से। इसी को मान के कि 9वें-10वें दिन और 11 से 12 दिन में इंजेक्शन देंगे, इस फॉलिकल की डेथ नहीं करा के इसको और ज़्यादा मेच्योर करा के इसको ओवुलेट करा देगा। कहीं से फॉलिकल अगर निकल जाएगा तो वहाँ पे कार्पस लुटियम बन जाएगा, एक सीएल बन जाएगा। एक सीएल यहाँ बना था जहाँ आपने एआई की थी, एक सीएल यहाँ भी बन गया। सीएल अगर बन गया तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालेगा और एक नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन पूरी प्रेगनेंसी आपको सपोर्ट देगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक डेथ से बचने के लिए, जिसमें आप मास्टाइटिस ट्रीटमेंट कर रहे हो यही हुई हो उसमें, या फिर ऐसे किसी एनिमल में आपको डाउट हो रहा होगा यही सब कुछ सही हो रहा है इसमें, फिर भी एनिमल हमारा रिपीट करा, हमने मिनरल चलवाया, डिवर्मिंग करा दी है, अंदर दवा भी डाल दी इन्फेक्शन के लिए, फिर भी नहीं रुक रहा, तो कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक डेथ का केस हो सकता है। एनिमल अपने साइकिल पे ही रिपीट करे, कई दिन पे हो सकता है उसके बाद रिपीट करे। तो इन सब केसों में या मास्टाइटिस वाले केस में आप ये प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। एआई के 11 से 12 दिन, 11 दिन या 12वें दिन कभी भी इंजेक्शन 2.5 में लगा देंगे। एक कार्पस लुटियम और बनाएगा जो प्रोजेस्टेरॉन नेचुरल निकालेगा, जो उसको एबॉर्शन से बचा देगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसान का फायदा होता है। 250 रुपये या 280 रुपये कॉस्ट तो जरूर है, मैं नहीं कहूँगा कि फ्री में है या बहुत सस्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमने देखा कि मास्टाइटिस की वजह से फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारा ध्यान नहीं जाता कि मास्टाइटिस से भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल। इसके बाद इस हार्मोन का उपयोग कहीं पे आप और भी कर सकते हैं। जैसे कोई साइलेंट हीट में एनिमल जो पशु हीट पे नहीं आ रहा है, हो सकता है उसमें एस्ट्रोजन फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, एस्ट्रोजन नहीं निकल पा रहा अच्छा, तो हीट के लक्षण नहीं देता, लेकिन अंदर साइकिल तो चल ही रही है उसकी, है ना। या कोई एनास्टस में हीट पे ही नहीं आ रहा, हम लोग डीवर्मिंग करा देते हैं, कीड़े की दवा दे देंगे पेट की, उसको मिनरल मिक्सर बढ़िया क्वालिटी का देते हैं कि हीट पे आ जाए। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आपको हार्मोन की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले न्यूट्रिशन आवश्यक है। मैं कभी नहीं कहूँगा हीट पे नहीं आ रहा था आप हार्मोन लगाओ, सबसे पहले न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन शरीर को नहीं मिलेगा तो उसका बच्चा कहाँ से पल पाएगा। तो नेचर ने, भगवान ने ऐसा बनाया है, जब किसी को खुद के खाने के लिए नहीं हो रहा तो उसकी ओवरी छोटी हो कर देते हैं भगवान। कभी आप देखोगे कोई पशु हीट पे नहीं आ रहा है काफी दिनों से, बाछी कोई हीट पे नहीं, आप जब चेक करेंगे तो उसका बच्चेदानी छोटी रहेगी या ओवरी बिल्कुल छोटी चिकनी रहेगी, जैसे चने मटर के दाने जितनी रहेगी। कारण क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके शरीर को नहीं मिल रहा। जब खुद का शरीर चल रहा तो बच्चा कहाँ से पालेगी। तो नेचर ने बनाया, ईश्वर ने बनाया कि उसकी ओवरी हम चिकनी कर देंगे, वो हीट पे नहीं आएगी तो बच्चे कहाँ से रखेंगे। तो मतलब मिनरल इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी एनिमल के लिए। मैं कह रहा हूँ जो साइलेंट हीट में है, एनास्टस में सबसे पहले डिवर्मिंग मिनरल मिक्सचर, फिर भी अगर पशु हीट पे नहीं आता है तो आप एक प्रोटोकॉल है जीपीजी प्रोटोकॉल, 0 डेज, 7 डेज और 9 डेज में 3 इंजेक्शन लगाना होता है। इसमें पहले दिन आपको 2.5 ml रिसेप्टाल लगाना है। किसी भी दिन आपको कोई मतलब हीट पे नहीं आ रहा, मिनरल वगैरह खाया हुआ है जब भी नहीं रिसा, पहले दिन आपको 2.5 ml रिसेप्टाल लगाना है। 7वें दिन आपको 2 ml PGF2 अल्फा लगाना है, क्लोपोस्टिनॉल सोडियम। केमिस्ट्री का प्रोडक्ट स्टूमेट के नाम से आता है, लेकिन 20 ml की वाल आती है, अगर आप लोग यूज की हो तो यहाँ पर PGF2 अल्फा 2 ml लगता है 7वें दिन। 9वें दिन अगेन 2.5 ml रिसेप्टाल लगता है, और ये पशु हीट पे आ जाएगा। 10वें दिन आप एआई कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें आप 10 दिन के भीतर एआई कर सकते हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब में क्या होता है, उनके पास बड़े बड़े फार्म वहाँ पे हैं, या आपके यहाँ कोलकाता में SRC फार्म वगैरह बड़े फार्म कुछ है यहाँ पे, तो ये लोग हीट डिटेक्शन नहीं कर पाते। कौन पशु एक साथ सब घूम रहे हैं, कौन किस टाइम पे हीट पे है पता नहीं चल पाता फार्म में। तो लोग अपने क्या करते हैं, कई सारे एनिमल को एक साथ में लेके प्रोटोकॉल पे लगा देते हैं। जिस एनिमल को पकड़ा उन्होंने 20 को 0, 7, 9, 2.5 ml, 2 ml, 2.5 ml लगा के सबकी 20 की 10वें दिन एआई कर देते हैं। ये प्रोटोकॉल हीट पे लाके एआई करने वाला है। या फिर आप अकेले किसी पशु में चाहते हैं जो हीट पे नहीं आ रहा, साइलेंट हीट में है, उसमें भी ये प्रोटोकॉल आप लगा सकते हैं और 10वें दिन उसकी एआई कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैं नहीं कहूँगा 100% मिलेगी,
ओवरी में अगर उसकी जान है, ओवरी में एक्टिविटी है, तो हार्मोन पूरा काम करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले मिनरल वगैरह बहुत जरूरी है, उसके बाद ये आपका प्रोटोकॉल हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। कुछ बोलना है? तो कहीं भी साइलेंट हीट का हो, जो हीट पे नहीं आ रहे, उसमें प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। एक केस आपको फील्ड में और मिलेगा जिसमें पशु बहुत ज्यादा दिन तक हीट पे रहते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। पशु खासकर क्रॉस ब्रीड जो एनिमल है, एचएफ क्रॉस की जो बड़ी गाय अभी आई है, बाहरी नस्ल है, वो कई दिनों तक गर्मी पे रहती है, 5 से 6 दिन तक हीट पे रहती है, दूसरे माउंट करके लगातार डिस्चार्ज ही डालती रहती है, या फिर जल्दी जल्दी हीट पे 21 दिन से पहले 8 दिन 10 दिन 12 दिन कभी भी हीट पे वो आ जाती है। उसका कारण क्या है, इतना ज्यादा हीट पे क्यों आती है? क्योंकि उसमें कुछ फॉलिकल बने हैं उसके ओवरी पे जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, ओवुलेट नहीं कर रहे हैं। फॉलिकल बने, फॉलिकल का नेचर क्या है, हमेशा एस्ट्रोजन ही निकालेगा ये, इसीलिए पशु लंबे समय तक हीट के लक्षण देता रहता है, लेकिन फॉलिकल का ओवुलेट नहीं होता है। वो केस होता फॉलिकुलर सिस्ट का। पहले के जमाने में क्या था, ये ट्रीटमेंट ही था, आप लोग हाथ चल के हाथ से ही मैनुअली रप्चर कर देते थे, उसको तोड़ देते थे। पहले एक ट्रीटमेंट था जब हार्मोन नहीं आए थे मार्केट में, लेकिन उससे क्या होता, कभी कभी ओवरी डैमेज हो जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई, ओवरी चिपक जाती है ऑर्गन से जाके और एडहेशन हो जाता है और जानवर पूरी तरह से खराब हो जाए। क्योंकि सबका हाथ तो समान है नहीं, मान लीजिए आप बहुत एक्सपीरियंस, आपने तोड़ दिया फॉलिकल को, सब कुछ सही, एक कोई सीख रहा है नया नया, उसको भी पता चला तोड़ने से हो जाता है तो खराब कर देगा। तो प्रैक्टिस अभी कुछ लोग करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं है, नुकसान हो जाता है एनिमल का। फॉलिकुलर इस तरह के जहाँ पर सर आपको लक्षण भी के फॉलिकुलर सिस्ट के बहुत लंबे दिन तक हीट पे, वहाँ पर भी यही प्रोटोकॉल आप लगाइए। वहाँ पर बस पहले दिन 5 ml सेप्टाल लगता है, प्रोटोकॉल सेम है, 5 ml सेप्टाल लगेगा और उसकी से आप ऑब्जर्व करिए। इसके बाद देखिए साइकिल उसकी कब रेगुलर हो जाती है, तब आप वहाँ पे एआई पे जा सकते हैं। तो एनेस्टेस के लिए एक प्रोटोकॉल, फॉलिकुलर सिस्ट के लिए भी एक प्रोटोकॉल, फॉलिकुलर सिस्ट में 5 ml सेप्टाल लगेगा। हाँ बोलो। अब हमने एआई के बारे में बात कर ली कि एआई को हम कैसे, जनरली हम अपने तरफ से बहुत सावधानियां रखते हैं, लेकिन ये भी कुछ कारण जिसकी वजह से एनिमल का फेलियर हो जाता है, तो इस पर भी हमारा ध्यान जाएगा, तो उससे भी हम बचा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मास्टाइटिस के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मास्टाइटिस से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो दूध का नुकसान हो रहा है, 12.5% पूरा दूध घट जा रहा है, 8 से 10 हजार रुपए दूध से किसान को लॉस हो रहा है। उसके बाद फर्टिलिटी पे भी, एआई पे भी हमारा फर्क डाला। तो मास्टाइटिस हमारा जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, 1 हफ्ते तक नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन या 3 दिन में ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हमारे लिए भी, हमारा भी नाम फील्ड में होगा और किसान का भी फायदा होगा। तो हमारी कोशिश है कि मास्टाइटिस को कैसे बढ़िया से ठीक करें। यदि मास्टाइटिस जल्दी ठीक होगी तो इनफर्टिलिटी के चांसेस भी घट जाएंगे। अब हम मास्टाइटिस में होता क्या है, देखिए मास्टाइटिस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। मास्टाइटिस बैक्टीरिया क्या करेगी, अडर की टिश्यू को डैमेज करती है, जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनको डैमेज करेगी बैक्टीरिया, वहाँ पे घाव कर देती है अपनी भाषा में। तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, पूरी तरह अडर में स्वेलिंग आ जाती है मास्टाइटिस, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन रिलीज करती है, कहेंगे ल्यूकोटॉक्सिन, जो हमारे WBC ब्लड की, अपने हमारे खून में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, RBC और WBC। WBC हमारे शरीर के लिए दोनों अच्छी हैं, WBC रोग से लड़ने के लिए भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया टॉक्सिन ल्यूकोटॉक्सिन निकालती है, WBC को ही खत्म कर देती है, तो इम्यूनिटी घट जाती है, तो बैक्टीरिया और ज्यादा नुकसान अडर को पहुंचा पाती है। इससे होता क्या, टॉक्सिन जो भी निकलेगा और ज्यादा सूजन करेगा, इन्फ्लामेशन होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, थन की साइज बढ़ जाएगी, मास्टाइटिस हो जाएगा, दूध खराब आने लगेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मास्टाइटिस में हम सोचते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक लगाएं। सबसे पहले हमारा ध्यान यही रहता है ना, कि एंटीबायोटिक दिमाग जाता है कि हम एंडोफ्लॉक्सासिन यूज करें, कि एमॉक्सिसिलिन यूज करें, या फिर सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की यूज करें। सबसे पहले हमारा रहता है, हम एक एंटीबायोटिक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया मर गई, बैक्टीरिया की डेथ हो गई, तो बैक्टीरिया के जब जिंदा थी तब ल्यूकोटॉक्सिन निकाल देते हैं। अभी कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई होती है, आपने सुना होगा ई कोलाई, साल्मोनेला, ग्राम नेगेटिव नेचर की बैक्टीरिया। अगर आप जानना चाहेंगे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, उसको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये लोग बोल के जाते हैं ना सर दोनों के अगेंस्ट काम करती है, तो हमें लगता है कि क्या है ग्राम पॉजिटिव ग्राम, अगर चाहेंगे तो उसके बारे में बता दूंगा, फिलहाल भी यही बता रहा हूँ। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, ये मरने के बाद एक टॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन निकालती है, जो कि दोबारा जाकर फिर से वहां पे सूजन कर देता है। तो हमारा थनैला जो ठीक होना चाहिए था, हमने एंटीबायोटिक यूज करके, एक NSAID भी हमने दर्द बुखार सूजन से लगा, फिर भी कहीं ना कहीं वो देरी हो रही ठीक होने।
तो इंडोटॉक्सिन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो मेरा कहना है कि सर जब मास्टाइटिस होता है तो अडर में सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो क्यों ना हम पहले इन्फ्लामेशन के बारे में, दवा के बारे में सोचें, पहले एंटीबायोटिक के बारे में क्यों सोचें। अडर में सूजन हो तभी तो किसान को पता चला कि सूजन हो गया, दूध खराब आ गया। तो सबसे पहले हमें NSAID का चुनाव करना चाहिए। दर्द, बुखार, सूजन वाली दवा हम कौन सी लगाएं ऐसे केस में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंटीबैक्टीरियल यूज कर लिया, NSAID भी यूज कर लिया, फिर भी जब टॉक्सिन निकल रहा है, इनका क्या, इनका भी इलाज हमें करना है। तो उसके लिए अभी तक जो साल्ट मार्केट में अवेलेबल है टॉक्सिन के लिए, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक, तो दर्द, बुखार, सूजन के अगेंस्ट तो काम करते हैं कई सारे NSAID। एक नया सॉल्ट है फ्लूनेक्जिन मेग्लूमाइन, नया मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिनों से आप भी जानते होंगे, यही एक ऐसा सॉल्ट है जो कि टॉक्सिन को भी बाइंड करता है। आपको बताते भी हुए लोग विजिट के दौरान कि टॉक्सिन को भी न्यूट्रलाइज करता है। तो मास्टाइटिस में अगर आप इसको यूज करते हैं, फिनाडाइन को, तो फिनाडाइन के नाम से आता है, तो टॉक्सिन को बाइंड करेगा और आपकी जो है टॉक्सिन नहीं निकलेंगे, ज़्यादा अडर की कोशिकाएं डैमेज नहीं हो पाएंगी, मिल्क का लॉस कम होगा वहाँ पर। फिनाडाइन के नाम से आता है MSD का, और एक ट्रस्ट द ओरिजिनल लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो फ्लूनेक्जिन मेग्लूमाइन है ये MSD का रिसर्च मॉलिक्यूल है। 1981 में ये दवा MSD ने रिसर्च करके मार्केट में लाई थी। हालांकि इंडिया में देरी से लॉन्च हुई, इसलिए कोई और लीड कर रहा है इसमें, लेकिन अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल की बात करें तो MSD ने रिसर्च की थी, तो ओरिजिनल MSD के पास है। बाकी सारी पेटेंट जब खत्म हो जाता तो बाकी कंपनियां भी इसका राइट हो जाता, वो भी बना सकती दवा को, तो बाकी सब कॉपी करते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल की बात करें तो आप यही है, तो कभी यूज भी करें अपने प्रैक्टिस में, आप देखेंगे कितना फर्क दिखेगा। तो फिनाडाइन हमें मास्टाइटिस में मेरा यही कहना कि सर एंटीबायोटिक तो जरूर बढ़िया चूज करें, उसके साथ में NSAID में हमें बढ़िया फ्लूनेक्जिन मेग्लूमाइन या फिनाडाइन ही चूज करेंगे। इसके बाद हम आते हैं एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक बहुत सारी है, अगर मैं कह रहा हूँ अगर छोटी सिंपल एंटीबायोटिक से इलाज हो जा रहा है तो सबसे बढ़िया है। मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई बड़ी सिफारिश पे लगाओ या फिर कोई दूसरी लगाओ है। मेरा बताने का मकसद नहीं कि आप इसको यूज करो हर जगह पे, अगर आप उसी से ठीक करने दे रहे हो तो सबसे अच्छा वही आपके लिए भी, किसान के लिए भी। लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ नया है इसलिए मैं बताऊँगा। देखिए पहले इलाज जो पुराने प्रैक्टिशनर होंगे उनको पता होगा, पहले ज़्यादातर से पेनिसिलिन की इंजेक्शन लगते थे या फिर टेरामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से मैक्सिमम ट्रीटमेंट हो जाते थे। तो धीरे धीरे एंटीबायोटिक का विकास हुआ तो बैक्टीरिया में भी रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गया। जो पेनिसिलिन ग्रुप है या सिफेलोस्पोरिन ग्रुप है, जैसे सेफ्टियाक्सोन आती हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो एक ऐसे रिंग बनी रहती है, उसको कहते हैं हम लोग बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, तो बैक्टीरिया को लगा कि ये तो एंटीबायोटिक्स हमको मार दे रहे हैं ये लोग, तो बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर एंजाइम बनाना शुरू कर दिया, खुद से अपने अंदर एक ताकत पैदा की, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब भी एंटीबायोटिक हम लगाते थे बैक्टीरिया एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देती थी, एंटीबायोटिक पूरा वेस्ट हो जाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, दवा कंपनियों ने फिर उसका कॉम्बिनेशन में दवाएं लाने लगे, साल्वेक्टम है ना, उसके साथ जोड़ जोड़ के लाने लगे, तो उसके निजात पा गए, फिर बैक्टीरिया कहीं काम करने लग गया। अब एक नए तरह का रेजिस्टेंस फिर डेवलप हुआ है। अभी क्या है, काफी पुराना ह्यूमन में बहुत पहले स्टडी हो गई, वेटनरी में भी हुई है। बहुत सारी बैक्टीरिया जो मास्टाइटिस काज करती है, एक नए तरह का रेजिस्टेंस आया जो कि बायोफिल्म कहलाता है। इसमें करती क्या, बैक्टीरिया अपने आप को, कहीं पे अडर में इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया हर जगह फैली है, अपने आप को एक लेयर में ढक लेती है, एक बायोफिल्म होती है, इसके भीतर कुछ बैक्टीरिया रह जाती है, बाकी तो डैमेज तो कर ही रही पूरे अडर को हमारे। होता क्या, कोई एंटीबायोटिक और इसका नेचर, अगर कोई चीज नेचर में मौजूद उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो प्लस चार्ज या माइनस या न्यूट्रल होगा। तो इसकी जब स्टडी की गई, इसके बारे में जाना गया, तो इसमें देखा गया कि इसमें निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होती है, माइनस चार्ज होता है इसको। तो कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक जो कि निगेटिवली चार्ज है, उससे अगर हम इलाज करेंगे तो इसके भीतर वो नहीं जा पाती, निगेटिव रिपल्सन हो जाता है। एंटीबायोटिक बाहर के बैक्टीरिया को खत्म कर देगी जो अडर टिश्यू में है, ब्लड में है, बायोफिल्म को नहीं भेज पाती है। ये हमारे शरीर के इम्यून सेल भी इसके भीतर इतना मजबूत रेजिस्टेंस है, इसके भीतर नहीं जा पाते। होता क्या, एक बार को लगता है कि मास्टाइटिस ठीक हो गया, आराम मिल गया, कहीं कहीं आप देखेंगे दोबारा फिर से मास्टाइटिस हुआ, एक हफ्ते बाद 12 दिन बाद दोबारा फिर मास्टाइटिस होगी, अडर में हो जाता है। उसका रीजन है जो नया रेजिस्टेंस आया है बायोफिल्म का। कुछ दिन बाद होता क्या, इसमें बैक्टीरिया बढ़ती है, ग्रो करती है और फिर से फट जाती है मेम्ब्रेन, बायोफिल्म। बैक्टीरिया दोबारा फिर छिटक के अडर में फैल के थनैला कॉज कर देती है और दोबारा फिर बायोफिल्म बना लेती है अपने बचने के लिए। एक तरह का ढाल है ये रेजिस्टेंस, जो कि कहलाएगा बायोफिल्म। तो बायोफिल्म मैंने बताया निगेटिव चार्ज होती है। कोई भी एंटीबायोटिक जिसके साथ सोडियम लगा है, जैसे सेफ्टियाक्सोन सोडियम प्लस चार्ज है,
तो एंटीबायोटिक माइनस चार्ज है, जो भी निगेटिव चार्ज एंटीबायोटिक इस पर नहीं घुस पाती है। तो इससे बचने के लिए एक इंजेक्शन आता है कोबैक्टान, बताओ। স্যার যেটা বললেন, আজকে আপনারা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যখন ম্যাস্টাইটিস ট্রিটমেন্ট করেন, ম্যাস্টাইটিস এমন একটা রোগ যেটা সবসময় সারা বছর লেগে থাকে, কম হোক বেশি হোক। এবার হয়তো আপনি ম্যাস্টাইটিসটা ট্রিটমেন্ট করে এসেছেন হয়তো 10 দিন বা 15 দিন আগে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে 15 দিন পর আবার রিপিট করছে, বা এমন কোনো রোগ হয়েছে যে হয়তো সেই অ্যানিমালটাকেই হয়তো যে অ্যান্টিবায়োটিকটাকে সে করিয়ে এসছে, অন্য কোনো ডাক্তার করে এসেছে, তারপরে আপনি করছেন, হয়তো সারছে না। এর পিছনে যে আজকে মেডিকেল সায়েন্স যেটা বের করলো সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড বায়োফিল্ম। বায়োফিল্মটা যেমন যদি আমরা বাংলা ভাষায় যদি কোনো যুদ্ধ লাগে, শত্রুপক্ষ বা আমাদের নিজেদের পক্ষ, শত্রুপক্ষ থেকে বাঁচার জন্য আমরা একটা বাংকার তৈরি করি। ব্যাকটেরিয়ারাও কি করে, ব্যাকটেরিয়ারাও একটা বাংকার বা বায়োফিল্ম যেটাকে আমরা বলি, সেটা আমব্রেলার মধ্যে তৈরি করে দিচ্ছে, যার ভিতরে আমরা যে ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি, নর্মালি গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি, যেগুলো কোনোভাবে ডিপ পেনিট্রেট করতে পারে না, বায়োফিল্মটাকে ব্রেক করে ভিতরে ব্যাকটেরিয়াকে কিল করতে পারছে না। এবার তারা বলবে তারা আমার সেরে যাচ্ছে কী করে? শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া না, কিছু এই কলা থাকে, প্রোটোজোয়া থাকে, যার জন্য সেগুলোকে মেরে দিচ্ছে সেই গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্টিবায়োটিকটা, যার জন্য ম্যাস্টাইটিস সেই মুহূর্তে সেরে যাচ্ছে, কিন্তু 7 দিন বা 15 দিন পর রিপিট করছে। এই বায়োফিল্মটাকে ব্রেক করতে পারে না কেন? বায়োফিল্মটা হচ্ছে পজিটিভ আয়ন, প্লাস সাইন, দ্যাট ইজ ক্যাটায়ন। আর আমরা যে ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি সেটা হচ্ছে অ্যানায়ন, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। এবার যখনই আমরা গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক মারছি এবং ব্যাকটেরিয়াও থাকছে, সেটা ব্যাক করছে, ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে চলে আসছে, কাজ করছে না। কিন্তু বায়োফিল্ম যেটা আমাদের ব্রেক করার জন্য দরকার, সেই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক যেটাকে মানে গ্রাম নেগেটিভটাকে ব্রেক করে গ্রাম পজিটিভটা ব্রেক করে গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াকে কিল করতে পারে। সেই জন্যই এমন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক যেটা এখনো পর্যন্ত 3rd জেনারেশন সাইক্লোস্পোরিন ভাঙতে পারতো না, সেই ধরনের। এবার বাকিটা স্যার বলবেন। थैंक यू। तो इस नया जो जैसा रेजिस्टेंस है, इससे लड़ने के लिए दवा जो अवेलेबल अभी मार्केट में कोबैक्टान केवल है, इसमें सेफ्क्यूनोम आता है। सेफ्क्यूनोम क्यों कारगर है? ये भी सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की है, 4th जनरेशन एडवांस ड्रग है, सबसे एडवांस मॉलिक्यूल है मास्टाइटिस ट्रीटमेंट के लिए कोबैक्टान 2.5%। क्यों ये काम कर पाता बायोफिल्म पे, अभी मैं इस पर भी आता हूँ। और इसी की जो है कोबैक्टान एलसी आती है, इंट्रामेमोरी ट्यूब। अभी हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमें दवा खाने के लिए भी देते हैं और ड्रेसिंग भी करवाते हैं, इससे अंदर से भी काम करे, बाहर से भी जल्दी ठीक हो जाए। तो मास्टाइटिस में इसीलिए दोनों तरह की दवाएं अवेलेबल है, इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, और इंट्रामेमोरी भी आप इसको डाल सकते हैं। इसका जो है स्ट्रक्चर है सेफ्क्यूनोम का, इसी वजह से बस है काम कर पाती बायोफिल्म पे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप, यहाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों है, इसको ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कहेंगे। सेफ्क्यूनोम में ज्विटर आयन स्ट्रक्चर प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जाकर बायोफिल्म के निगेटिव से मिल जाता है, प्लस माइनस जुड़ जाते हैं, उसके अंदर जाके पूरी तरह से बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो पूरी तरह से क्लिनिकल क्योर करता है, जो भी आपको सूजन वगैरह लक्षण दिख रहे थे वो खत्म करेगा, साथ साथ बैक्टीरियोलॉजिकल क्योर पूरी तरह से बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। तो जो बार बार किसी एनिमल में थनैला हो जा रहा है, बढ़िया दूध देने वाली गाय है, क्रॉस ब्रीड की गाय है, और बार बार उसमें मास्टाइटिस शिकायत है, कहीं ना कहीं बायोफिल्म की वजह से हो सकता है। ऐसे एनिमल में आप सेफ्क्यूनोम से फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट करें, इस समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल बायोफिल्म ही बार बार होने का कारण है। मास्टाइटिस तो आप किसी थनैला हुआ उसके मिल्किंग करके, हेल्दी एनिमल की मिल्किंग करके तब भी हो सकता है, नीचे ज़्यादा गंदगी थनैला हो सकता है। एक कारण ये भी है कि बायोफिल्म का होना, जो नया रेजिस्टेंस है, इसके वजह से बैक्टीरिया में बार बार जो है मास्टाइटिस रिपीट कर जाती है। तो सेफ्क्यूनोम उसके लिए सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल है, जो कि ज्विटर आयन है। इसको आप केवल मास्टाइटिस में कहूँगा, इसको एज ए फर्स्ट चॉइस आप यूज़ करिए। कभी कभी आपको लगता है कि हम हायर जनरेशन की दवाएं लगा दी तो इसके बाद हम छोटी नहीं लगा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आपको जरूरत ही ना पड़े किसी दूसरी दवा लगाने की, तो पहली बार आप यूज़ करिए, ऐसा नहीं इसके बाद कोई दवा नहीं काम करेगी, और तुरंत मास्टाइटिस को ठीक करने का इसमें कैपेसिटी है। बायोफिल्म में थी, निगेटिवली चार्ज थी, और ये इसको बॉयल नहीं दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा गया कि हम लोग केवल इंजेक्शन लगा के ठीक करें कि इंट्रामेमोरी भी दवा डालें, अडर में डालना जरूरी है कि नहीं, इसके बारे में बात करूँगा।
एक थन है एनिमल का, ये अगर कि एक यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है पैरेन्काइमा, जो कि एक बैरियर का काम करती है। कुछ बैक्टीरिया यहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करती हैं अडर में, कुछ बैक्टीरिया अंदर भीतर जाती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मास्टाइटिस कॉज करने वाली बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं। सबसे ज़्यादा ये यहीं पे अडर मिल्क और डक्ट में रहती है, मतलब अडर में रहती, शरीर बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती है। कई बार आप देखते हो कि थनैला हुआ है एनिमल को, उसको खाना पीना नॉर्मल है, बुखार वगैरह नहीं आ रहा, लेकिन दूध खराब आ रहा है बस, है ना। क्योंकि केवल बैक्टीरिया कहाँ पे अडर में ही है। कि कभी ये भी देखते हो कि मास्टाइटिस हुआ, पूरा कभी कभी मास्टाइटिस बैठ भी जाता है ना, बुखार भी उसको आ गया कि बैक्टीरिया यहाँ तो है ही अडर में, पूरे शरीर में भी फैल गई है। जैसे कोलीफॉर्म कोलाई के दौरान मास्टाइटिस होता है, कोलीफॉर्म मास्टाइटिस यहाँ भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी। इसीलिए कई बार हमें जरूरी हो जाता है, अगर जल्दी मास्टाइटिस ठीक करना है तो आप लोग इंजेक्टिबल दें और लोकल भी इंट्रामेमोरी ट्यूब देकर डालें, तो बहुत क्विक रिकवरी होगी ऐसे केस में। बाकी अपनी चॉइस, हम अपने हिसाब से किसान की इकोनॉमी देख के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि खर्चा कितना वो कर पाएंगे, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आप अगर दोनों तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बैक्टीरिया का नेचर इस तरह का, कुछ बैक्टीरिया वहीं पर रहती है, कुछ बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैली रहती है। ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पे दोनों एक साथ कोवैक्सीन इंजेक्शन साथ इंटरमेमोरी यूज हो रही है, तो मिल्क प्रोडक्शन पे एनिमल जल्दी आ जाता है, मतलब ग्रंथियाँ ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, दूध जल्दी आने लग जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे एनिमल इतना दूध दे देगा, तीसरे चौथे दिन के दवा की कॉस्ट उसी दूध से निकल जाएगी। लेकिन अगर उसी एनिमल एक हफ्ते में स्टार्टिंग रह गया तो एक हफ्ते का दूध तो चला ही गया उसका, आगे भी उसका खराब हो गया। तो अगर इस तरह से हम प्रैक्टिस करें तो बढ़िया बड़े जानवर जो अच्छे हेल्दी एनिमल हैं, ज़्यादा दूध देने वाले हैं, 18 लीटर 20 लीटर 12-14 लीटर, उनमें निश्चित रूप से हमें इसी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोवैक्सीन एलसी जो ट्यूब है, आपको सुबह शाम 3 ट्यूब का डोज होता है 12-12 घंटे के अंतराल से। और कोवैक्सीन जो इंजेक्शन है 50 ml का आता है, 50 ml का आता है और लिक्विड फॉर्म में आता है। कोवैक्सीन लिक्विड फॉर्म में इसीलिए आता है कि इसमें कंपनी एक निश्चित पीएच पे दवा देती है, ठीक है। कभी अगर पाउडर में रहेगा, कभी आप लोग 10 ml में उसको घोलेंगे, कभी 12 ml में घोलेंगे, तो उसका पीएच डिस्टर्ब होगा। पीएच डिस्टर्ब होगा तो दवा की जो काम करने की कैपेसिटी वो खराब होगी, जो इसका चार्ज मेंटेन है वो चीज़ नहीं हो पाएगा, है ना। तो दवा शायद काम ना करे, इसलिए कंपनी इसको खुद से इंश्योर करती है, आरटीयू फॉर्म में देती, घुला रहता 50 ml की वाला आती है निश्चित पीएच पे। आप इसको इंजेक्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, ये बायोफिल्म को पेनिट्रेट करेगी और आपका मास्टाइटिस जो है वहाँ पे ठीक होगा। एक तरह से नई दवा है कोवैक्सीन, आपके यहाँ चलती भी काफ़ी, कोलकाता में, इधर का मुझे नहीं आइडिया है। तो कोवैक्सीन एलसी अगर आप लगाते हैं तो मास्टाइटिस जल्दी ठीक होता है, मिल्क प्रोडक्शन से लॉस से बच जाता है, प्लस फर्टिलिटी पे भी पूरा इफेक्ट नहीं आएगा इसकी वजह से। कहाँ अभिषेक कहाँ गए? अभिषेक, तो मैंने बात किया मास्टाइटिस की वजह से फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, यहाँ पर उसको हम बच कैसे सकते हैं, या फिर मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। হ্যাঁ, কোভ্যাক্সিনের ডোজ হচ্ছে 1 ml ফর 25 কেজি বডি ওয়েট ইন্টারমাসকুলার, 3 days এর ডোজ 3 দিন। তবে কত ml? 50 ml পেয়েছে 1410। আপনারা হয়তো ডক্টর সোমেশ